अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमें विश्वास है और पूरी उम्मीद भी है कि आप आज बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो आपने देखा था तो आपको लगा लगा होगा कि ओ आधा ही पता चला। तो जहाँ पे जब चीजें ऐसे मोड़ पे छूटती हैं तो अगले एपिसोड का जरूर इंतजार रहता है। पिछले एपिसोड में आपको भी याद होगा और हमें भी याद होगा कि हमारे विद्वान, जो कि आप इतने सारे एपिसोड्स में जिनको देख रहे हैं, जो आपसे परिचित हैं, अब आपके मित्रवत हो गए हैं, सहज सरल काशी से बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी हैं। तो क्यों ना पहले इनका स्वागत करें, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, सबसे पहले तो आपका इस एपिसोड में, इस कड़ी में हृदय से स्वागत है। आनंद आनंद और आनंद। गौतम जी, पिछला एपिसोड हम लोग ने एक ऐसे बिंदु पे छोड़ा था, कि ऐसे मोड़ पे छोड़ा था जिसमें हम लोग वक्त के आगे बड़े बेबस थे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था और जानकारी बहुत सारी थी, बहुत रोचक जानकारी थी। तो हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को बता दें कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से साहित्य में, जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, जो कि पिछला एपिसोड जो आपने देखा, उससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने कंट्रीब्यूशन पे बात शुरू की थी। और हमारे विद्वान ने बताया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही अच्छे से बताया था, जिसमें सारनाथ का भी जिक्र हुआ, काशी का भी जिक्र हुआ। और पिछले एपिसोड में जब हम इसी कंट्रीब्यूशन की बात को आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से मेरे से अनुमति लेके कहा कि क्या मैं कुछ मैथमेटिक्स या साइंस की बात कर सकता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल। तो वो बताने लगे कि जो हम ये समझते हैं कि रेखा गणित, ज्योमेट्री, जो हमेशा से हम ये मानते आए हैं कि ज्योमेट्री भारत में पहले से नहीं थी। और उन्होंने जो मुझे बताना शुरू किया, नाट्य शास्त्र के रेफरेंस में, नाट्य शास्त्र के संदर्भ में, कि किस तरीके से उसमें पहले से ही बता दिया गया था कि थिएटर कितने तरह के होते हैं, मतलब स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, और जो है ट्रायंगल भी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पर इस बात को हम आगे बढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। तो गौतम जी, आज हमारे पास समय भी है, और हम चाहेंगे कि इसी बात को आप, हमारे दर्शक जो कि बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप बात पूरी करें, उन्हें पूरी जानकारी दें, तो आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि किस तरीके से ज्योमेट्री पहले से थी, जो कि नाट्यशास्त्र में, जिसमें आपने रेफरेंस दिया था। मेनका जी, आपको साधुवाद के बहुत अच्छे विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और ये आपका ही प्रयास है, आपकी प्रेरणा है कि आप ऐसे विषयों में रुचि ले रही हैं एक ऐसे समय में जब लोग कम से कम समय का वीडियो देखना चाहते हैं और फनी वीडियो से देखना चाहते हैं। ऐसे में अ, भारतीय दर्शन, तंत्र, भारतीय ज्यामिति, इस पर बात करना, इसमें अब ऐसे नहीं है कि ऐसे लोग कम हो गए हैं, लेकिन 5% नहीं भी कहें तो 10% लोग अभी भी हैं विश्व में जो सीरियस चीजों में रुचि रखते बिल्कुल हैं। गौतम पिछले जी, दो यहाँ पे मैं एपिसोड आपको जरूर टोकना चाहूंगी कि इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं जाता है। क्योंकि पहले भी हमने बताया कि जब हम किसी की संगति में रहते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। और मैं, मतलब कहना चाहिए कि कन्फेस कर रही हूँ कि आपके साथ रहते रहते जितना रुचि नहीं थी, उससे ज्यादा रुचि हो गई है। और दर्शकों को भी ये रुचि जागी है जब वो सुनना शुरू किए। तो श्रेय तो मैं आपको ही दूंगी कि आपके वजह से, आपके प्रभाव से हम इतने अच्छे विषय को चुन पाए और इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो हम लोग ये पिछले दो अंकों में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिसे हम लोग कंट्रीब्यूशन कहते हैं वो कंट्रीब्यूशन है, या हम लोग को उसके और भीतर उसको और सेंसिबल बनाने की जरूरत है, या हम ये सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन इन ट्रू सेंस क्या है, जिसमें हम लोगों ने पिछले दो अंकों में देखा सिर्फ एक कहानी लिखना, साहित्य में अगर है तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या गाना, अगर हम म्यूजिक में है तो सिर्फ
फिजिक्स में कोई लेक्चर लेना या कोई कोई किताब लेना, ये कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन तब होता है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रतिदान में कुछ भी नहीं चाहते। ऐसा चाहना तभी होता है जब हमारे भीतर एक प्रेम होता है ह्यूमैनिटी की। ऐसा तब होता है जब हमें लगता है कि कहीं पर दुख है, अंधेरा है, परेशानी है, और उसको सुलझाने में हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है। जिधर अंधेरा है उधर निगाह तब जाती है जब वो जिस विषय का अंधेरा हो उसमें हमारी भी रुचि हो। जैसे मान लीजिए मेरी रुचि इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में या क्राइम में है ना, या इरोटिक विषयों में नहीं, तो उस एरिया में जो अंधेरा होगा वो मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मेरी रुचि शास्त्रीय कलाओं में है, भारतीय दर्शन में है, तो उस क्षेत्र में मैं जाऊंगा। फिर वहां कुछ अगर दिक्कत लगेगी तो उसको कैसे हटाया जाए सोचूंगा। यही आमतौर पर होता है। और जो विद्वान होते हैं, विद्वान होने का मतलब ये होता है कि उसके पास प्रकाश होता है और उसके सामने जो भी विषय आता है उसके पास आने से पहले तक वो अंधेरे में होता है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिलोसॉफी। जब उसके सामने वो आता है तब वो प्रकाशित होता है। तो वो उसके सामने आने से प्रकाशित नहीं हो रहा है तो ये पता चल जाता है कि वो विद्वान नहीं है। तो ये विद्वान को परखने की बहुत अच्छी ये मापदंड है। हमने कुछ भूमिकाएं मैंने पहले बताई। हम लोगों ने देखा कि बुद्ध सारनाथ क्यों आए थे। जब इसको जानने गए तो हमने ज्ञानगंज के बारे में हमें जानकारी मिली और ये पता चला कि वो 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का संदेश देने नहीं आए थे। यानी हमने उस पूरी जानकारी को डिकंस्ट्रक्ट किया, उसका पुनर्नवाज किया, तब वो फ्रेश हो। जैसे हम लोग अपने मोबाइल को और कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, तो विषय भी इस तरह से रिफ्रेश होता है। नहीं तो वो भीड़ उसको दोहराता रहता है और वो क्लीशे बन जाता है। वो फिर जिसको क्या कह सकते हैं कि नीति या रूढ़ी बन जाती है। उसके बाद हम लोग इस अंक के बाद जब अगले अंक में हम लोगों ने बात की तो आपने मुझे कहा कि हम लोग जो गद्य काव्य साहित्य से विज्ञान साहित्य की ओर जा सकते हैं, फिजिक्स की ओर और फिलोसॉफी की ओर, मेटाफिजिक्स की ओर, मैथमेटिक्स की ओर। तो वहां मैं बता रहा था कि ज्योमेट्री जो भारतीय ज्योमेट्री है और जो ग्रीक ज्योमेट्री है, दोनों में बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन अभी 40 साल पहले तक पूरे विश्व में ये बात दोहराई जा रही थी कि ग्रीस ने पूरे विश्व को ज्योमेट्री दिया, ज्यामिति दिया, और भारत ने पूरे विश्व को व्याकरण दिया, ग्रामर दिया। पिछले 30-40 सालों में जब हमने ये ढूंढा कि भारतीय ज्योमेट्री या भारतीय गणित सिर्फ वही नहीं है जहाँ पर आर्यभट्ट की बात आती है या शून्य के आविष्कार की बात आती है, या वैदिक गणित भी कोई चीज है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें प्रकाश में आई। इस होता क्या है, जैसा कि मैंने किसी एक एपिसोड में ये कहा था, मेरे एक फ्रेंड थे जो क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर थे टेक्सास में, और 2018 में वो नहीं रहे। वो मलयालम भाषी थे, ईसी जॉर्ज सुदर्शन। उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था, इससे वो करीब 25-30 साल बड़े थे। 97 में त्रिवेंद्र ने मुझसे कहा था कि जब हम कुछ रचना करते हैं तो हम आनंद में होते हैं, हम हैप्पीनेस में होते हैं। लेकिन जब उसको कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग का पेन शुरू होता है। इस बात को मैंने जब उनसे और डिटेल में समझना चाहा तो उन्होंने कहा था जैसे ही आप कोई नई बात आविष्कार करेंगे तो फिजिक्स के आदमी पे तो आविष्कार की भाषा में बात करें। तो
तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप इसको इसको किसी पेपर, किसी रिसर्च जर्नल में पेपर पब्लिश कराएंगे, तो उसके बाद तुरंत प्रतिक्रिया आ जाएगी, ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, ये तो मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, ये तो उससे बढ़िया, तो पहले ये काम हो चुका है। और फिर उसको लेकर के दूसरे लोग चोरी करना, अपने नाम से करवाना, पेटेंट करवाना और प्राइस लेना, ये शुरू हो जाता है। इसको वो पेन कह रहे हैं। ऐसा अभी भी हो रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारा भारतीय ज्योमेट्री उससे आगे है, तो लोगों ने सिर्फ इतना सुना या उन्हें सुनाई दिया कि इंडियन ज्योमेट्री ग्रीस से पहले है और ग्रीस से हमसे लिया है। इस पर यूट्यूब में वीडियोस बनने शुरू हो गए, किताबें आनी शुरू हो गई। लेकिन जिस बात को हमने कहा था मूल, वो लोगों को सुनाई नहीं दिया, इससे मैं बच गया, चोरी नहीं हो पाई ठीक से, है ना। अब मैं उसको बताता हूँ। मैं तो इंडियन ज्योमेट्री की तरफ नहीं गया था। मैं तो हालांकि पढ़ाई मेरी मैथमेटिक्स को लेके हुई, जो एकेडमिक पढ़ाई है। लेकिन जब मैं नाट्यशास्त्र पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिवील हुई मेरे सामने, उद्घाटित। एक तो यही उद्घाटित हुआ कि हम लोग भूले भटके भी कोई चीज पढ़ लेते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ? उसमें भी माँ सरस्वती क्या करती है, उसका भी जीवन में यूज करवा देती है। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स का कोई लाइन पढ़ा है, आपने अंकगणित का कुछ पढ़ा है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपने 2 लाइन भी पढ़ दिया जीवन में, पूरे जीवन भर में, तो माँ सरस्वती क्या करेंगी, उसका भी इस्तेमाल आपसे करवा देंगे, आपको बहुत आनंद मिल जाएगा। ये माँ सरस्वती की अजीब कृपा है। तो जो मैथमेटिक्स की एकेडमिक पढ़ाई पढ़ी थी, वो जब मैं कला की दुनिया में आया तो कैसे हेल्प किया वो मैं बता रहा हूँ। नाट्यशास्त्र को लेकर ये बात होती है कि कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, और लोग एक बहुत बड़ा स्पैन, एक वेग से स्पैन देते थे, इसका कोई मतलब नहीं था कि 500 सालों में कभी लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है कुछ मतलब नहीं। तो जब सेकेंड चैप्टर को मैं पढ़ रहा था, सेकेंड चैप्टर में जब आया कि उन्होंने 3 तरह के थिएटर हॉल बताए, एक ट्रायंगुलर, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, संस्कृत में त्रयश्र। स्क्वायर यानी कि वर्गाकार, यानी कि चतुरश्र संस्कृत में। और रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, यानी कि संस्कृत में विकृष्ट। 3 तरह के बताया गया, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे रट लेते हैं 3 तरह के। और उन्होंने बताया कि इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है ऑडियंस के लिए, तो बताया। ठीक है, ये हम भी पढ़ाते थे, लोग भी पढ़ते आ रहे थे, कोई बात नहीं है। अचानक ये फ्लैश किया, इसको हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं स्फुरण। एक फ्लैश है वो, ये हुआ कि ये जो उन्होंने बताया है पूरा सेकंड चैप्टर में, नाप जोख बताया है कि आप उसकी लंबाई कैसे होगी, चौड़ाई कैसे होगी, आदि आदि। तो ये क्लिक किया मुझे कि लंबाई चौड़ाई त्रिभुजाकार बता रहे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी था, बाहर भी था, या बाहर से यहाँ आया होगा, हमारे यहाँ से वहां गया होगा, ये इधर हमारा ध्यान ही नहीं गया। जो आज बाकी लोग मेरी ये बात सुन के कह रहे हैं कि वैदिक गणित पहले है, वैदिक ज्योमेट्री पहले है, हमारे यहाँ भी वो सब फॉर्मूला है कि किसी स्क्वायर, अगर किसी वर्ग है उसको स्क्वायर करने पर दो दूसरे अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये अगर यहाँ वहाँ का मेल मिल रहा है, तो इसमें ये कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की बात, ये भी बहुत सतह के स्तर पर हमने हमारा ध्यान इस पर गया जो पहले से था, जिधर और पहले ध्यान नहीं गया था। किसी का भी ध्यान कभी भी जा सकता है किसी भी तरह, लोगों का ध्यान जाए, इसीलिए इस अंक पर ये सब बातें कर। ध्यान इस पर गया कि जब वो लंबाई चौड़ाई बता रहे कि इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहां वैसा होना चाहिए, तो जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, कितना लंबा हो, नापने के की जो इकाइयां हैं, वो सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है, गज फुट इंच नहीं है, कोस भी नहीं है, बिस्वा भी नहीं है, स्क्वायर फीट भी नहीं है। उन्होंने जो लिखा था वो हमने पढ़ा था और बच्चों को पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि उसके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, नापने की इकाइयां, वो थी हस्त, दंड, जौ, जू, लीक, बाल। क्या मेरा ध्यान ये क्या गया, क्या? हस्त यानी कि हाथ, हाँ। दंड यानी कि दंडा। तो जैसे रस्सी को संस्कृत में कहते हैं रज्जू,
हिंदी में भी कहते हैं, और उसको शुल्ब भी कहते हैं, रस्सी को शुल्ब भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर शुल्ब नहीं आया था, वहां पर आया था हस्त दंड चौ। चौ, आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी, उसमें प्राय बोलते हैं वहां बस में चढ़ते जौ भर की जगह नहीं थी। हम लोग जो आजकल बोलते हैं ना, तिल भर की जगह नहीं थी, जौ भर जगह, जौ भर भी उसके अंदर शर्म नहीं बची थी। ये प्रेमचंद की कहानी में हुआ था। तो भरत मुनि लिख रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो है हस्त दंड जौ जू लीख बार आदि आदि, इस तरह की चीज। ये इसे मापने की इकाई है। ठीक है, ये हमने पढ़ा और बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया क्लास में। लेकिन मुझे जो फ्लैश हुआ वो ये कि ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ये किस काल में हमारे भारत में प्रयोग में आता था। अगर जिस काल में प्रयोग में आता था और उसको भरत मुनि लिखा, यानी उस काल में भरत मुनि हुए हैं। बस इतनी सी बात मेरे दिमाग में आई। इससे हम लोग भरत मुनि का देश काल पता कर सकते हैं, और खैर पता किया भी आगे जाके। जब ये पता करने गए कि किस काल में आया है, पता चला कि हमारे यहाँ जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित को भी सूत्रों में लिखा ऋषि मुनि ने। और उन सूत्र को कहते हैं, गणितीय सूत्रों को का नाम है शूल सूत्र। जो शूल सूत्र है वो आज हमें मूल रूप में नहीं मिलता। शूल सूत्र की कमेंट्रीज लोगों ने की है, व्याख्या की है। उसमें करीब 4-5 लोग हैं, जिससे मिलता है एक ही 2 लोग, बल्कि मुझे तो 3 लोगों का मिला। एक बोधायन, एक आपस्तम, और एक कात्यायन। ये जो कात्यायन वगैरह लोग थे, ये लोग भारतीय दर्शन के लोग थे। जाहिर है ऋषि मुनि जब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गणित का आदमी होगा तो वो वेद नहीं जान रहा होगा, या वो तंत्र नहीं जान रहा होगा, या वो न्याय योग सांख्य वैशेषिक नहीं जान रहा होगा। जो विद्वान होता है, जो ऋषि होता है, वो सारी चीजों में उसका प्रकाशित होता रहता है। तो कात्यायन के मेरे पास दूसरे वार्तिक भी मिले हैं, न्याय को लेकर, नव न्यायवाद को लेकर, और कात्यायन की मेरे पास शुरू सूत्र की व्याख्या भी मिली है ना। तो जैसे न्याय दर्शन ऋषि अष्टपाद गौतम का है, उसमें वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र लिखा है उनकी व्याख्या भी है न्याय सूत्र। वैसे कात्यायन जिन्होंने दर्शन क्षेत्र में काम किया, उन्होंने मैथमेटिक्स में भी शुल्ब सूत्र की व्याख्या की है। कात्यायन के शुल्ब सूत्र, या मानव के हैं, आपस्तम के हैं, बोधायन के। तो बोधायन, आपस्तम और कात्यायन, इनका मैंने पढ़ा, जाहिर वो संस्कृत में है। तो अब क्या है कि जब मैं पढ़ा तो उसमें पता चला क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ तक तो जो दूसरे लोग होते हैं अनहैप्पीनेस देने वाले, पेन देने वाले, वो यहाँ तक तो गए कि ग्रीस में भी ये है, हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ पहले से था, हमारे से लोगों ने चुराया आ गया। लेकिन इसके आगे जो हम गए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक उसकी चोरी भी आधी ये पूरी नहीं हो पाई। मुझे बताने का वो ये कि जैसे ग्रीस में पाइथागोरस से पहले से भी लोग थे, और पाइथागोरस के बाद भी आए, आज भी बहुत सारे लोग हैं। उस समय उन लोगों ने जो ज्योमेट्री का आविष्कार किया था वो था कि पॉइंट से, बिंदु से, अगर कई बिंदु को एक सीधी रेखा में रखते हैं और उसको मिला देते हैं, एक सीधी रेखा बन जाती है। 2 रेखा को मिला देंगे तो एक कोण बनता है, 3 रेखा को मिलाएंगे तो 3 कोण बनता है, त्रिभुज बनता है, ऐसे होता ही चला जाएगा। 4 रेखा तो वर्ग है, अगर इधर वाली चीज बढ़ गई, इधर वाली कम है, तो आयताकार है, ऐसे ऐसे आयत आदि आदि बनता ही चला गया। गोल होगा तो वृत्त होगा, ऐसे ज्योमेट्री बना, ज्योमेट्री स्टार्ट ऐसे, है ना। तो त्रिभुजाकार, चतुर्भुज और वर्गाकार सारी चीजें ऐसे बनी। लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन में ये पढ़े हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, कोण आदि आदि, वृत्त, हम लोग वही तक समझते हैं, आगे तो पढ़ने नहीं जाते क्योंकि डर लगता है, कठिन लगता है कि रेखा गणित कौन पढ़ेगा, कैलकुलस कौन पढ़ेगा, वेक्टर कौन पढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये है कि मेरा ध्यान ये गया कि जब हमारे यहाँ वैदिक ऋषि ये सब इसकी बात कर रहे थे, वो कहाँ से कर रहे हैं। तब हमें थोड़ा सा दर्शन में जाना पड़ा, वहां पता चला कि वो लोग, जैसे हम वेद की बात करें तो वेद तो बाद में नाम दिया गया। आपस्तंभ ने वेद शब्द आपस्तंभ का कॉइन किया हुआ है,
ये नहीं कि जो ऋग्वेद वगैरह पढ़ते हैं और वेद कहते हैं उसी समय से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। वेद के 3 भाग हैं, एक मंत्र संहिता वाली बात है, एक ब्राह्मण है। तो ये जो मंत्र संहिता और ब्राह्मण दोनों को मिला के नाम दिया गया है आपस्तंभ ने, ऋषि आपस्तंभ ने नाम दिया वेद, जिन्होंने कि शुल्ब सूत्र की व्याख्या की। अब उसमें मेरा ध्यान इस पर गया कि उन्होंने ये ट्रायंगल और ये जाना कैसे, ये नहीं कि बीच से जाना या नहीं, ये नहीं, उन्होंने वो पॉइंट और इससे लाइंस और ये ड्रॉ नहीं किया है, या जो प्रकार और हम लोग बचपन में करते हैं वो सब कुछ नहीं किया है। वो लोग ब्राह्मण वेद, वेद में जो ब्राह्मण भाग है उसका मतलब है यज्ञ करना। जैसे आज कुछ लोग विचार करके ईश्वर की तरफ जाते हैं, सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रिचुअल में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल उड़ेलते हैं, तो रिचुअल साइड है, और एक ज्ञान का है ना। तो जो ज्ञान का है वो मंत्र संहिता है, और जो रिचुअल है वो ब्राह्मण है। रिचुअल्स कैसे करते हैं योगी लोग, वो लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जो लकड़ियां हैं उसको समिधा बोलते हैं। यज्ञ हवन जो करते हैं वो आप बहुत सारा पढ़े होंगे कि वाजश्रवा यज्ञ कर रहे थे, नचिकेता पहुंच गया, ऐसा एक समय यज्ञ हो रहा था, वशिष्ठ तक कोई आ गया, यज्ञ शब्द को आता है वैदिक साहित्य। तो यज्ञ जब करते हैं, अब यहाँ से मुख्य बात शुरू हो रही है। यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ के लिए वो वेदी बनाते हैं, इसकी यज्ञ कुंड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रॉपर नाम है यज्ञ के लिए वेदी। वेदी में आग लगाते हैं, घरों में भी शादी वादी में या किसी के डेथ के बाद भी जब बरसी होती है तो उसमें भी यज्ञ वगैरह घर में छोटे छोटे बनते हैं, ईंटें वगैरह लगाते हैं, ईंटा लाया जाता है, बोलते हैं ना, उसको वेदी बोलते हैं। कोई वर्गाकार होता है, जो भी आकार पंडित देना चाहे, वो आकार एक सुनिश्चित आकार, उसको हम लोग इंग्लिश में फायर ऑल्टर्स कहते हैं। जब जहाँ पर कोई चर्च होता है, चर्च के अंदर भी जलता रहता है, उसको फायर ऑल्टर वो लोग बोलते हैं। हम लोग के यहाँ जैसे बलि वेदी होता है, ऐसे यज्ञ वेदी। आम आदमी उसको यज्ञ कुंड बोलता है, या कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है कि यज्ञ हो रहा है। तो वो जो वेदी है उसके निश्चित आकार, कहीं त्रिभुजाकार, कहीं वृत्ताकार, कहीं चतुर्भुज, है ना। वो कहाँ से आया, वो वहां से आया कि जो योगी का, ऋषि का जो चित्त होता है, मन शब्द तो हमारे रहा ही नहीं, तो अंग्रेजी का माइंड शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है, हमारे मानस है, मनस है, चित्त है। तो माइंड का जो डेप्थ है वो चित्त है हमारे, इसको लिए वहां पर अब साइके शब्द चलता है, साइकोलॉजी। तो जो चित्त है, चित्त की अवस्थाओं को वो वेदी में आकार देते हैं। अगर चित्त, चित्त के नाम है प्राग चित्त, द्रोण चित्त, ये सब नाम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई चिड़िया, चिड़िया को देखा उड़ते हुए, उस तरह से ईंटों को उन्होंने सजाया, जैसे कोई चिड़िया है उड़ रही पंख खुली, ये भी एक यज्ञ वेदी। बैंगलोर में एक साइंस कॉलेज है जो एशिया का सबसे बड़ा साइंस कॉलेज है, उसका एक हिस्सा जो कॉन्शियसनेस स्टडीज पर जो राजा रमन्ना जी ने स्थापित किया था इस समय में, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, न्यास। वहां पर जब मैं गया तो देखा उनका जो एम्ब्लेम है, लोगो जैसे आकाशवाणी का होता है, उनका जो एम्ब्लेम है वो वही है, वो चिड़िया उड़ रही है, जो कि हमारे यहाँ शुल्ब सूत्र से लिया गया। जिसको वहां के लोग भी शायद नोटिस नहीं करते होंगे, नहीं जानते होंगे, उन्होंने सोचा कि बना गया हो कि बनाया होगा, लेकिन वो यज्ञ वेदी है, यज्ञ वेदी का एक आकार है, ठीक है। तो जैसे चित्त के नाम है, हमने 2-4 नाम बताए, जैसे द्रोण चित्त, जैसे द्रोणाचार्य था, ड्रोन नहीं जो आजकल कैमरे के रूप में हो रहा है, द्रोण चित्त, प्राग चित्त, शमशान चित्त, ये सब चित्त की अवस्थाओं के नाम। शमशान चित्त ठीक है, कैसा होता है? शमशान चित्त, शमशान जब आप मर चुके हो, क्योंकि योगी जो होता है वो सबसे पहले अपना श्राद्ध करता है, फिर योगी का जीवन व्यतीत करता है। हमारे जो शंकराचार्य हुए हैं वो उनके साथ भी यही बात। श्राद्ध करने का मतलब ये है जो आपका जो माइंड है, वो है, उसका, उसकी मृत्यु कर चुके हैं पहले, उसका श्राद्ध हो, तभी तो हम ईश्वर की स्तर पर आए, एब्सोल्यूट में आए हैं। तो छोटा सा मैं है जिसको, जिसके सारे पूरा जिंदगी आदमी जीता है, दूसरे की चीज चोरी करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, मुझे प्राइज चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। तो जो मेरे मित्र थे सुदर्शन, उनका नाम 9 बार नोबेल कमेटी में गया है, कितने विद्वान थे, उन्होंने आइंस्टाइन के आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे
प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी खोज की है कि जो लाइट होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। उसका फॉर्मूला भी बच्चों बच्चों को याद है कि E बराबर mc² बोलते रहते हैं। इसमें E एनर्जी है, m मास है, c प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग को इन जनरल समझा जाता है, आम आदमी बोलता है, लेकिन जो साइंस का आदमी होगा समझ लेगा प्रकाश का वेग का मतलब है जो लाइट पार्टिकल्स है उसका वेग। प्रकाश का वेग नहीं बल्कि इसका सही भाषा है लाइट पार्टिकल्स का वेग। तो सुदर्शन ने कहा कि लाइट के पार्टिकल्स के वेग से ज्यादा स्पीडी होता है एनर्जी। स्पीड बढ़ेगा एनर्जी कम होगा, एनर्जी बढ़ेगा स्पीड कम होगा। ये थियोरी मोशन का लॉज न्यूटन, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी में जो पार्टिकल होता है वो लाइट पार्टिकल से भी स्पीड होता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाते हैं उसने टाइफॉन एक पार्टिकल का नाम दिया और इस पर उनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था, 2005 में नहीं मिला। अच्छा। तो ये जो छोटा मैं है इसको पूरा विश्व जानता है, उनको भारतीय पद्म अलंकरण वगैरह मिला है। तो जो छोटा मैं जब मृत्यु कर देता है योगी, उसका श्राद्ध कर देता है, तो उसको शमशान चित्त कहते हैं। और ये शंकराचार्य ने शुरू की थी हमारे यहाँ। आदि शंकराचार्य शुरू क्या करना, शंकराचार्य की वजह से पॉपुलर हुआ कि शंकराचार्य पहले अपना श्राद्ध करते हैं। ये बात बाद में जानने को मिला, लेकिन हमारे ऋषि परंपरा की ऋषि मुनि इनका कोई परिवार, घर, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा मकान नंबर, ये सब नहीं होता है। वो अपनी मृत्यु, अपनी यानी उस अहंकार की मृत्यु कर चुके हैं। अब शमशान चित्त है उसका एक आकार है, इस आकार से त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग में है। तो शमशान चित्त का आकार ऐसा होता है, प्राग चित्त का आकार ऐसा, आकार ऐसे आया। और तब हमारे यहाँ ज्योमेट्री का उसमें बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज से नहीं आया। चित्त को उन्होंने जो यज्ञ वेदी में आकार दिया, उससे भरत मुनि ने फिर नाट्यशास्त्र में लिया। उस आकार को जो जमीन पर था उससे उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया कि अब वो वर्टिकल ऊपर की ओर जाएगा। ये वहां से शुरू हुआ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और गुफाओं के बाद गुफा के अंदर जो पूजा की जाती थी, पूजा इसलिए की जाती थी, किसी देवी देवता की नहीं होती थी हमारे यहाँ, आग की होती थी, सूरज की होती थी। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहला मंदिर भी सूर्य मंदिर हुआ है, किसी देवता कल्ट का नहीं। सूर्य ही देवता है, आग अग्नि ही देवता है। गुफा के अंदर पूजा होती थी, वहीं पर नाटक होते थे, गाने होते थे, प्रसन्न करने के लिए। क्यों? ताकि हमारे अन्न उपजाऊ हो, अन्न हो। यहाँ से स्टार्ट होता था पूजा होती थी। बाद में वो जब भवन बिल्डिंग्स का काम आया, बिल्डिंग्स बनने लगे, तब फिर वहां पर अग्नि को रखा गया या कोई देवता का एक पत्थर रखा गया कुछ पूजा करने के लिए। यहाँ यहाँ से शुरू हुई हमारे यहाँ मंदिर और देवालय बने। और ये सारी चीज की वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसके लिए भी हमारे यहाँ आगम तंत्र में ग्रंथ है मानसार। मानसार में पहली बार लोगों ने जाना स्थापत्य क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या होता है। ठीक। अब वो जो वेदी था, वेदी अब ऊपर होके जब बिल्डिंग्स बनने लगा तो वो थिएटर हॉल बना। और भरत मुनि ने डेराइव वहां से किया ऋषि मुनियों की अग्निवेदी से। यहाँ से उन्होंने नाम दिया त्रिश, चतुरश, विकृष्ट, वर्गाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार। उन्होंने 20 की ओर नहीं देखा, उनकी जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से इंडियन ज्योमेट्री। जब मैं शिमला शिमला में समर स्कूल और नाट्यशास्त्र होता है, एक बार हुआ था, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो स्कूल ले रहे थे, मुझे बुलाए थे। वो पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ा रहे थे। उनका काम था कि संस्कृत से हिंदी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में, और मैं उसकी आधुनिक व्याख्या करूंगा, उसके इम्प्लीकेशन बताऊंगा कैसे होता है। ये सारी बात जब मैंने बताई, उसके कुछ महीने बाद ही मैं लखनऊ में था, मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली थी। कात्यायनी जी हैं कबूतरी, उनके पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर सिनेमा हॉल में हो रहा है, वहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही थी। और फिल्म दिखाई जाने के लिए मैं सुबह थोड़ी देर है तो ऊपर उनका लाइब्रेरी देख रहा था। वहां पर देखा कि किताब आ गई है इसी चीज पर जो मैं बोल के आया था शिमला में, और कुछ महीने ही हुए हैं। टीपी चट्टोपाध्याय एक विद्वान, सीनियर एक जूनियर, तो जूनियर टीपी चट्टोपाध्याय किताब भी आ गई, जो मैंने वहां बोला था वो पूरी किताब में लिख दी गई। लेकिन उसमें ये सब चित्त की बात आते थे और पूरी तरह से चोरी नहीं हो पाई, क्योंकि आदमी अपने अनुसार सुनता है, पूरा सुन भी नहीं पाता है ना। तो यही होता है कि चोरी करने में भी हम अपने अनुसार ही चोरी कर पाते हैं।
तो और उनकी किताब भी आ गई। अब मैं ये बता के शिमला से लौटा था, मेरे ख्याल से मैंने ये 2018-19 की बात है, जो कात्यायनी की हुआ था। मैं 16-17 में गया था शिमला में, इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज में पढ़ाने, नाट्य स्कूल। वहां पर ये सब करके आया। और ये सब बहरहाल, ये बात जब धीरे धीरे पॉपुलराइज होने लगा, जैसे मैंने कहा कि नाट्यशास्त्र में एक्टिंग मेथड है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और देश में भी बात होने लगी कि नाट्यशास्त्र में एक्टिंग मेथड है, कैसे है, कोई शो नहीं कर पा रहा है। नाट्यशास्त्र को हमारे यहाँ प्राचीन समय का ग्रंथ मान लिया गया, तो इसका आज के थिएटर से मतलब नहीं। और भारत देश में जो ड्रामा स्कूल है वो पढ़ाते हैं स्टेनिस्लैवस्की के एक्टिंग मेथड, बर्तोल्ड ब्रेस्ट का एक्टिंग मेथड, मेस्टर का एक्टिंग मेथड, ऑर्थो का एक्टिंग मेथड, है ना। उनके पास भारतीय एक्टिंग मेथड जैसी कोई चीज है। जब हमने ये बताना शुरू किया कि भारतीय एक्टिंग मेथड तो नाट्यशास्त्र में है, उसको जब करवाने लगे, बताया, पता चला 80-40 साल से मैं यही कर रहा हूँ, तो वो हम भी बताए ना कि एक्टिंग